बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही 12 का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम वर्ड्स 181 टू 190 वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहला आपका वर्ड है 181 स्टंट, करतब, कारनामा या कारागरी, कोई महारत वगैरह के लिए वर्ड आता है। तो सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। इन हिज न्यू फिल्म ही परफॉर्म्स हिज ओन स्टंट्स। अपनी नई फिल्म में वो अपने स्टंट्स जो है वो दिखाता है। सिनोनिम इसके हम पढ़ेंगे डीड, एक्सप्लॉइट, फीट, नंबर एंड टूवर्डी फोर्स, ट्रिक। पहले 3-3, 4-4 मिनिमम आपको वर्ड्स याद होने चाहिए और वही मैं पढ़ रहा हूं। ज्यादा पढ़ लें तो नो प्रॉब्लम। एंटोनिम इसका बनेगा एडवांस, बूस्ट, एनकरेज, फॉरवर्ड, फोस्टर एंड नरिश। 182 सॉन्टर्ड, इसका मतलब होता है बड़ा ही टहलना, आराम आराम से चलना फिरना, दैट इज सॉन्टर्ड। ही सॉन्टर्ड बाय लुकिंग एज इफ ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। वो यूं इधर उधर इतराता फिरता है, टहलता फिरता है कि जैसे पूरी दुनिया का वक्त उसके पास है। इसका सिनोनिम बनेगा एम्बल्ड, हाइक, प्रीएम्बुलेटेड, रैम्बल्ड। एंटोनिम इसका बनेगा रू, डिसाइड, हेस्टन एंड फॉरवर्ड। 183 स्प्लेंडर, शान और शौकत के लिए सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। वी मार्वल्ड एट द स्प्लेंडर ऑफ द सीनरी, ये सीनरी की शान और शौकत से हम बहुत मुतासर हुए। सिनोनिम इसका बन जाएगा ऑगस्टनेस, ब्रिलियंस, ग्लोरियसनेस, ग्लोरी एंड गॉर्जियसनेस। इसका एंटोनिम बन जाएगा डिमनेस, ग्लूमिनेस, सोम्बरनेस एंड क्लाउडीनेस। 184 सैग्ड ऑफ, काम चोरी करना, काम छोड़कर भाग जाना, काम चोर। द टीचर नोटिस दैट नासिर सैग्ड ऑफ फ्रॉम द स्कूल, उस्ताद ने देखा कि नासिर जो है वो स्कूल का काम छोड़कर भाग गया। स्पेकल्ड, धब्बे, स्पॉट्स उसको कहते हैं। द स्काई इज स्पेकल्ड विद स्टार, आसमान पर सितारों के धब्बे लगे हुए हैं। और इसका सिनोनिम बन जाएगा फ्लैक्ड, स्पॉटेड, डॉटेड, स्प्रिंकल्ड, स्पॉटी एंड फ्रेकल्ड। एंटोनिम बन जाएगा सॉलिड, अनस्पेकल्ड, प्लेन एंड अनस्पॉटेड। 186 स्टेबल, मुस्तहकम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। द लैडर डज नॉट सीम वेरी स्टेबल, ये सीढ़ी जो है बहुत मुस्तहकम दिखाई नहीं देती। सिनोनिम में चैलेंजलेस, कांस्टेंट, स्टेशनरी, स्टेडी, अनचेंजिंग, अनवेयरिंग और फास्ट। एंटोनिम बनेगा इनफर्म, इनसिक्योर, वीक, शेकी, टॉटरिंग एंड टॉटरी। 187 वर्ड है टेंटेटिवली, आर्जी तौर पर, एडवर्ब है। दे हैव टेंटेटिवली एग्रीड टू आवर प्रपोजल, वो आर्जी तौर पर हमारी तजवीज के लिए मुत्तफिक हो गए। सिनोनिम फेटरिंगली, हॉल्टिंगली, उसके बाद कैलकुलेटिंगली। उलट इसका बन जाएगा एंटोनिम प्रीसिपियसली, क्यूरियोसिटी एंड क्यूरियसली, श्योरली, हरिडली, हेस्टीली, डेफिनेटली। टैकल, पकड़ना, संभालना, इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू टैकल इन्फ्लेशन, हुकूमत जो है वो अफरात-ए-ज़र को काबू करने की कोशिश में है, पुरज़म है, कर लेगी काबू। सिनोनिम एड्रेस, अप्रोच, फेस, बकल एंड कंसंट्रेट। एंटोनिम बनेगा रिलीज, होल्ड, प्रोटेक्ट, फॉरगेट एंड एब्सटेन। 189 टमल्चुअस, फितना अंगेज, पूरा शोर, हंगामा परवर, ठीक है, बेहंगम। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। A tumultuous welcome from a 2000 strong crowd greeted the champion, कि 2000 के करीब मुश्तमिल लोगों के एक हजूम ने चैंपियन को पुरशोर किस्म की खुशामदीद कही। सिनोनिम इसका पढ़ते हैं रफ, रग्ड, स्टॉर्मी, टेम्पेस्चुअस, टर्बुलेंट, वाइल्ड एंड ब्लस्टरिंग। एंटोनिम बनेगा काम, हेलिकॉन, पीसफुल, प्लेसिड, क्वाइट, सीरीन एंड ट्रैंक्विल। 190 टॉमफॉलरी, बेवकूफी के लिए वर्ड आता है, अहमकाना हरकत के लिए वर्ड आता है। सिनोनिम बफनरी, क्लाउनरी, क्लाउनिंग, फोलरी एंड मंकिंग। एंटोनिम बनेगा सीरियसनेस, सेंस, अर्नेस्टनेस एंड इनएप्टनेस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम कंजंक्शन की डिस्कशन शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जैसा मैंने कहा कि टॉपिक जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, विच जॉइन क्लॉजेस। एक तो ये है, दीज वर्ड्स ऑल्सो शो आर डेवलप द semantic relation between
टू क्लॉजेस। ठीक है जी, कि ये कंजंक्शन जो है ये सिर्फ दो फिक्रों को जोड़ती नहीं है, बल्कि ये दो फिक्रों के दरमियान मतलब को भी जो है वो डेवलप करती है। मिसाल के तौर पे अब जो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये ज्वाइन करती है क्लॉजेस को, यस, कंजंक्शन ज्वाइन क्लॉजेस, कंजंक्शन जो है वो क्लॉजेस को ज्वाइन करती है। लेकिन कंजंक्शन जो है ये आपके वर्ड्स के मीनिंग को, एक सिमेंटिक रिलेशन जो है उसको भी शो करती है, क्लॉजेस को भी ज्वाइन करती है और सिमेंटिक रिलेशन को भी शो करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज इल, ही विल कम, ही इज इल, ही कैन नॉट कम। अब ये दोनों पेयर आपके सामने टू इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पास दो कंजंक्शन हैं, एक है हमारे पास कंजंक्शन बट और एक कंजंक्शन हमारे पास है एंड। अब आप देखिए कि ये एंड और बट इन दोनों फिक्रों में लगाए जा सकते हैं, लेकिन एंड और बट लगाने के अलावा हमने जो इसकी सिमेंटिक इंप्लीकेशन है उसको भी देखना है कि सिमेंटिकली जो है वो सेंटेंसेस कैसे आपस में रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे वो बीमार है, वो आएगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो सिचुएशन है ये वाला एक्शन उसकी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बट ही विल कम। ही इज इल, ही कैन नॉट कम, ये एक्शन जो है इसके साथ ये एक्शन अब कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट करेगा वो एंड है। ये भी कोऑर्डिनेशन है लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी कोऑर्डिनेशन है, ये भी कोऑर्डिनेशन है लेकिन ये कंसिलिएटरी कोऑर्डिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ एंड और बट नहीं लगाया, बल्कि आपने उसके अलावा जो मीनिंग है उसका भी ख्याल रखा कि जब हम कंजंक्शन को यूज करें तो हम उसकी मीनिंग का भी ख्याल करें। जनरली जब हम कंजंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि इनके लिए आपने एक निमोनिक मैं लिख रहा हूं फैन बॉयज, आप सब लोग पहले से भी जानते होंगे मोस्ट ऑफ देम। ठीक है जी, जब हम फैन बॉयज की बात करते हैं तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एफ से हम बनाएंगे फॉर, ए से बनाएंगे हम एंड, एन से बनाएंगे नॉर, बट से बनाएंगे, बी से बनाएंगे बट, ओ से बनाएंगे और वाई से बनाएंगे हम येट और एस से बनाएंगे हम सो। तो ये आपके पास जो है फैन बॉयज की जो है वो कंजंक्शन जो है वो मौजूद है। अब इन कंजंक्शन को यूसेज जब भी आप करेंगे कि दे ज्वाइन टू क्लॉजेज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि उन दोनों क्लॉजेज का एक दूसरे से रिलेशन जो है वो कंजंक्शन की वजह से डेवलप है, अदरवाइज दे कैन कैरी देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। ये आपकी जब दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर देती हैं तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक से मैंने पोर्शन लिखे हैं ये तो हो गई आपकी क्लॉजेस, ठीक है, ये एक क्लॉज थी, ठीक, और ये दूसरी क्लॉज है, दे आर द टू क्लॉजेस। अब ये दोनों क्लॉजेस को जब आपने एंड से या बट से ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये आपके जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये क्या बन गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बन गया। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये सिर्फ क्लॉज नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं तो इससे फिर ये एक अदद आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब आ जाते हैं हम फैन बॉयज। फैन बॉयज में आपने जो भी कंजंक्शन यूज करनी है उस कंजंक्शन के यूज करने में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इन कंजंक्शन के बाद लगाएं, लेट्स से यहाँ पे आपने कोई क्लॉज लगानी है, इनके बाद कोई भी आपने यहाँ पे क्लॉज लगानी है, तो इट इज मैंडेटरी कि आप इससे पहले कॉमा लगाएं, इनसे पहले आप कॉमा लगाएंगे। आप सिर्फ नॉर या सिर्फ और को भी यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप आइदर के साथ ही और करेंगे, नाइदर के साथ ही नॉर करेंगे, वो हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसको मैं बाद में जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले ये है कि फॉर जो है वो क्योंकि का मतलब देता है,
इसका मतलब ये हुआ कि फॉर जो है इट शोज कॉज एंड इफेक्ट। किसको शो करेगा? कॉज एंड इफेक्ट को शो करेगा। इट शोज कॉज एंड इफेक्ट। एंड जो है वो एक को रिलेशन को शो करेगा, ठीक है ना, को रिलेशन की जिस तरह का एक्शन है उस तरह का रिएक्शन होगा। नॉर जो है फर्दर, ठीक है ना, फर्दर निगेशन यानी कि मजीद आप चीजों से इनकार करते हैं उसको बयान करेगा। बट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन को शो करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि बट को आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए शो करेंगे। अब और जो है ये ऑप्शन को शो करेगा। इस तरह ही येट जो है ये भी आपकी कॉन्ट्राडिक्शन को शो करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करेगा। येट जो है वो भी कॉन्ट्राडिक्शन है, बट भी कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन जो फिक्रा येट से स्टार्ट होगा इट वुड बी मोर स्ट्रेस्ड। इसमें ज्यादा ग्लेयरिंगली डिफरेंस जो है वो आप जब बयान करेंगे दो फिक्रों के अंदर, मिसाल के तौर पे कि ही इज अ डेक्वायर्ड कॉमा येट पीपल लव हिम। अब कहां डेक्वायर्ड और कहां लोगों का उसके लिए एफिनिटी और मोहब्बत रखना, तो दो सेपरेट एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा ये एक कॉन्ट्राडिक्शन को शो करेगा। दिस ऑल्सो शोज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है जी। शार्प कंट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, या तो आप कॉन्ट्राडिक्शन लिख लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक शार्प कंट्रास्ट को जो है वो शो करता है। इट शोज द शार्प कंट्रास्ट। अच्छा, शार्प डिफरेंस, शार्प कंट्रास्ट के लिए जब हम बात करते हैं कि ये शार्प डिफरेंस भी है और शार्प कंट्रास्ट भी है, तो सो किसके लिए है? ठीक है, जिस तरह आपका फॉर क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट है तो सो जो है देयरफॉर, दैट इज व्हाई ये रिजल्टेंट क्लॉज बनाता है, ये रिजल्ट को शो करता है और डेफिनेटली वो उसका कॉज एंड इफेक्ट में ही आता है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनके इस्तेमाल का जो है तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि बाज़ का ऐसा होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाता है और वो स्टेटमेंट जो है कुछ यूं लिखा होता है कि ही कुड नॉट पास द एग्जाम, he could not pass the exam dash, he could not study well due to his illness। ठीक है जी, कि वो अपनी बीमारी की वजह से अच्छा नहीं पढ़ सका। ऑप्शन जो है उसने आपको दे दिया फॉर, और बीटा में उसने येट का है, सी बट के लिए है, और डी जो है वो एंड ऑप्शन आपके सामने आ गया। अब जाहिर बात है कि आप देखें ही कुड नॉट पास, क्यों ना पास कर सका? आप एक उसका कॉज बताएंगे, एक आप रीजन भी बताएंगे, ठीक है ना। तो फॉर, क्योंकि यहां पर आपका फॉर ऑप्शन आ जाएगा, और इस फॉर से पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। ये फॉर जो है उससे पहले आप कॉमा लगाएंगे। नोट कर लें आप इस चीजों को कि फॉर जो है उससे पहले आपने कॉमा लगाना है। अच्छा जी, अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ये एक अदद आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है ये बन गया। इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। इस तरह आप नॉट को देख लें। फॉर एग्जाम्पल रेड से मैं लिखता हूं कि ही डिड नॉट हेल्प मी, कॉमा नॉर डिड ही एडवाइज मी, नॉर डिड ही एडवाइज मी। अब चूंकि नॉर को आप बिल्कुल अपने सब्जेक्ट से जब शुरू में लेकर आएंगे तो आपका जो एच वी है हेल्पिंग वर्ब वो नॉर के साथ लगेगा। नॉर डिड ही एडवाइज मी, ठीक है ना। ही विल स्टडी बायो, वो बायो पढ़ेगा, और ही विल स्टडी मैथ्स, या वो मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ऑप्शन दे रहे हैं कि ही विल स्टडी बायो, या तो वो बायो पढ़ेगा, इसमें विल भी ऐड कर रहे हैं, ही विल स्टडी बायो कि वो बायो पढ़ेगा, और ही विल स्टडी मैथ, डेफिनेटली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ही विल स्टडी बायो, ही विल स्टडी मैथ, और के साथ आपने ज्वाइन की तो ये एक अदद आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है ये बन गया। सो दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, इसमें जो गलती है जो आपको पेपर में पूछी जाएगी वो ये है कि ये जो आपकी फ्रेंड वर्ब वाली कंजंक्शन है, इनमें अकॉर्डिंग टू द मीनिंग जो रिलेशन आप डेवलप कर रहे हैं
अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप मैन बॉय की सिलेक्शन करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और वर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे सिर्फ फॉर ने आता था। अब नेक्स्ट वाली कंजंक्शन जो सेकंड कंजंक्शन है दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन को हमने पहले पैरेललिज्म में भी पढ़ा था और यही कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है आज हम पैरेललिज्म में इसका जिक्र करेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो पैरेललिज्म में कैसे काम करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो 3 है मेजर, ठीक है जी। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो आपकी 3 है। कौन कौन सी? सबसे पहले आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, और मैंने उस दिन भी बताया था इसके साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो। यू हैव द ऑप्शन, आप ऑल्सो नहीं लिखना चाहते, आप एज वेल का वर्ड यूज कर सकते हैं। एज वेल नहीं लिखना चाहते, टू कर दें, नहीं टू नहीं लिखना चाहते, इवन लिख लें, या इनमें से आप कोई भी ना लिखें तो भी आपकी ये जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन बन जाएगी। अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि एक तो बात ये है कि जो करेक्शन के तौर पे आपको पेपर में आएगा कि आइदर के बाद आपने और लिखना है, आइदर के साथ काइंडली आप नॉर नहीं लिखेंगे, नाइदर के बाद नॉर लिखना है, इसके साथ आप और नहीं लिखेंगे। एक बात, नॉट ओनली होगा तो फिर बट आल्सो आएगा, बाज का वो पेपर के अंदर नॉट मिस कर देते हैं, सिर्फ ओनली लिख देते हैं, तो लिहाजा नॉट ओनली के साथ आपने बट आल्सो लिखना है, बट इवन लिखना है, बट एज वेल लिखना है। अब एग्जांपल में मैंने जैसे पहले कहा कि कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है इनके अंदर पैरेललिज्म इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पैरेललिज्म जब तक आप इसमें नहीं ऑब्जर्व करेंगे आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो सूटेबल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे पैरेललिज्म को देखते हैं कि कैसे इनमें जो है वो हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका पहला सेंटेंस ब्लैक से मैं लिखता हूं कि आइदर ही विल स्टडी बायो और मैथ्स, गलत हो जाए, इट इज रॉन्ग। अब आप देखो कि आइदर के बाद देयर इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट और बायो के कंप्लीट स्टेटमेंट बायो तक आपका एक इंडिपेंडेंट फिक्रा है, जबकि और के बाद आपने जस्ट एक वर्ड लगा दिया। यहां एक वर्ड है, यहां एक क्लॉज है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। हाँ, हम करेंगे क्या, हम यहां पे इसको क्रॉस करेंगे, वर्ड नहीं लिखेंगे, हम पूरी क्लॉज लिखेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट होगा। मिसाल के तौर पे और ही विल स्टडी मैथ्स, इसको आगे मैं यहां पे लिखता हूं, और यहां से लिखते हैं और ही विल स्टडी मैथ्स। अब ये आपका एक पूरा स्टेटमेंट हो गया। ये है इसकी एलेबोरेट फॉर्म। अगर आप कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आइदर ही विल स्टडी आइदर बायो और मैथ्स, यूं कर लेते हैं, he will study either bio और मैथ्स, ये भी ठीक है। अब आप देखें कि अब आइदर के बाद क्या है, एक वर्ड, तो और के बाद भी क्या हुआ, एक वर्ड। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी पैरेललिज्म ठीक थी क्लॉज की, और यहां पर पैरेललिज्म जो थी वो वर्ड की। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, और पेपर में यही चीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में आप क्या सलूक करेंगे। मिसाल के तौर पे पैरेललिज्म, ही स्टडीज नॉट ओनली बायो बट ऑल्सो he studies maths। सेंटेंस रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है, अब आप देखेंगे नॉट ओनली, ये आपका नॉट ओनली था, ये है बट ऑल्सो, ये आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब नॉट ओनली के बाद तो एक वर्ड है बायो, लेकिन बट ऑल्सो के बाद क्या है, पूरा एक क्लॉज है, ये उसका सब्जेक्ट है और ये उसका प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये पैरेललिज्म गलत हो गई। क्या आना चाहिए था, सिंपल, जब आपने नॉट ओनली के बाद बायो लिखा तो बट आल्सो मैथ्स, आपको ही की भी जरूरत नहीं थी, स्टडीज की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आप मैथ्स लिख देते
तो पैरेलल हो जाता। ही स्टडीज नॉट ओनली बायो बट आल्सो मैथ्स। हाँ, नॉट ओनली जब फिक्रे के शुरू में आता है तो इट बिकम्स एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो आपको इसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसी फिक्रे को लिखता हूं कि नॉट ओनली शुरू में। जब आप नॉट ओनली को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। स्टडीज है तो डेफिनेटली डज इसके साथ आ जाएगा, नॉट ओनली डज। अब जब आपने डज शुरू में लगा दिया तो अब यहां पर स्टडी का वर्ड आएगा, अब स्टडीज नहीं आएगा। नॉट ओनली डज ही स्टडी बायो बट, अब बट आल्सो इकट्ठा नहीं आएगा। अब आल्सो जो है दैट विल टेक प्लेस आफ्टर सब्जेक्ट, बट ही आल्सो studies maths, but he also studies maths, ठीक है ना। but he also studies maths, ये बल्कि वो मैथ को भी पढ़ता था, ठीक है ना। तो ये बात आपके सामने है कि अब ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, क्योंकि नॉट ओनली वाला जितना भी फिक्रा था उसके अंदर आपका एक सेंटेंस है, बट ऑल्सो वाला जितना भी फिक्रा था उसके अंदर आपका एक सेंटेंस है, तो डेफिनेटली दोनों क्लॉजेस हैं और ये एक अदद आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। क्यों कंपाउंड सेंटेंस नहीं है? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपके दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट होने चाहिए। अब यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आप देखिए और कोई सब्जेक्ट है नहीं, वो तो हमने क्रॉस कर दिया था, क्योंकि दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये आपका एक अदद सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें दो आपके जो है वो सब्जेक्ट हैं, जैसे एक सब्जेक्ट ही है और फिर दूसरा सब्जेक्ट ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अदद जो है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें दो क्लॉज हैं। ये इसका प्रेडिकेट ही आल्सो स्टडीज, ये सारे का सारा प्रेडिकेट है, और ही स्टडी बायो ये उसका प्रेडिकेट है, और ये आपका एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी बन गया। इट बिकम्स एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है जी, ये आपका एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी बन गया। तो इस तरह हम जो है इन फिक्रों को लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम कौन सा फॉर्म जो है उसको अप्लाई करें। पहली बात तो ये है, अगर तो आपका एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात बयान करते हैं, तो प्रिफरेबली आप इसको जो है वो लिखें, शॉर्ट फॉर्म को लिखें, बिकॉज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। कंसाइजनेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप इलेबोरेट फॉर्म में लिखना चाहें, स्ट्रेस करना चाहें, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हम नाइदर को देखते हैं। ही speaks neither English nor Urdu. He speaks neither English nor Urdu. लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, तो इसका मतलब ये होगा नाउ इट इज अ सिंपल सेंटेंस। नाइदर के बाद क्या आया? ये नाइदर है। नाइदर के बाद यू हैव रिटन वन वर्ड, नॉर के बाद भी क्या लिखा? यू हैव रिटन वन वर्ड। तो ये आपने एक वन वर्ड लिख दिया, तो आप पैरेलल कर दिया। हाँ, अगर आप इसको इलैबोरेट, एंड इट इज अ सिंपल क्लॉज, अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या है, सो इट इज अ सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाई? बिकॉज देयर इज वन सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज अ प्रेडिकेट, और इसका जो बाकी पोर्शन है वो एक प्रेडिकेट के तौर पे काम कर रहा है। सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज प्रेडिकेट। लेकिन अगर आप इसको इलैबोरेट मोड में करना चाहें तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल नाइदर, ठीक है ना, स्ट्रेस करना चाहें तो डज लगेगा, इजारी बात। नाइदर डज ही स्पीक इंग्लिश, नाइदर डज ही स्पीक इंग्लिश, कॉमा नॉर, अब ये भी नेगेटिव एडवर्ब बनता है, तो आप डज लिखेंगे, डज ही स्पीक उर्दू, नॉर डज ही स्पीक उर्दू। तो ये आपका दो क्लॉजेस आ गई। क्यों दो क्लॉजेस आ गई? क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं। ये देखें, मैंने हाईलाइट कर दिया, एक ही इधर आ गया, एक ही इधर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अदद आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। एंड व्हाट वन थिंग इज मैंडेटरी, कि आपने जब नॉर के बाद एक पूरा सेंटेंस लिखा, जब आपने और के बाद पूरा सेंटेंस लिखा, तो फिर आप कॉमा मस्ट लगाएंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज मिसिंग हो गई, ये देख लें कि देयर मस्ट हैव बीन अ कॉमा, यहां पर कॉमा मस्ट आएगा। व्हाई? बिकॉज देयर आर टू सब्जेक्ट्स। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड, ठीक है ना, ये आपका एक अदद कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज करना है, अगर उनके बाद एक मुकम्मल स्टेटमेंट आती है तो आपने और से पहले, नॉर से पहले और बट से पहले कॉमा लगाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो जनरेट करती हैं। देखते हैं जी कैसे।
कि अगर आपके सामने एक अदद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, कौन कौन से इनमें सबसे बड़ा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपका? दैट, ठीक है, के। उसके बाद आपके जितने भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, ठीक है ना, ये वैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है इसलिए इसको बेशक ना लिखा करें, ठीक है ना। व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, होम, हाउ का वर्ड जो है, ठीक है ना, ये आपकी सबऑर्डिनेशन जो है वो शो करते हैं। एक दूसरा, इसके बाद बेटा जी आपका जो इफ का वर्ड है, वेदर का वर्ड है, लेकिन जब भी आप वेदर लिखें तो उसके बाद प्लीज और लिखें, लेकिन इफ के बाद और नहीं लिखना। वेदर के बाद आप और लिखें, लेकिन इफ के बाद आपने और नहीं लिखना। वेदर और इसके बाद क्योंकि का मतलब देने के लिए बिकॉज क्योंकि का मतलब देता है, सिंस क्योंकि का मतलब देता है, फॉर क्योंकि का मतलब देता है, एज क्योंकि का मतलब देता है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कंजंक्शन जो है ये क्योंकि का मतलब देती हैं। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कंजंक्शंस हैं जिनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, अगर हम इनके बाद कोई भी क्लॉज, यानी कि क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। जब भी मैं क्लॉज की बात करूं तो आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, एंड सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज प्रेडिकेट, ठीक है। तो क्लॉज, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट फंक्शंस एज क्लॉज मार्कर, ठीक है ना, इट फंक्शंस एज क्लॉज मार्कर। तो ये जनाब आपका क्लॉज मार्कर के तौर पे काम करती है एंड मेक्स द सेंटेंस डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा काम क्या है? मेक्स सेंटेंस या क्लॉज, मेक्स क्लॉज, क्योंकि सेंटेंस में तो दो क्लॉज भी आ सकते हैं, क्लॉज में कोई और क्लॉज नहीं आ सकती। मेक्स क्लॉजेस डिपेंडेंट, ये आपने बात जो है वो याद रखनी है, ठीक है ना, कि ये आपकी जितनी भी कंजंक्शन मैंने लिखी हैं, दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन जो है ये बेसिकली जो है वो आपकी सबऑर्डिनेशन तो शो करती हैं, लेकिन जब भी आप इन कंजंक्शन को किसी भी क्लॉज से पहले लगा देंगे तो दैट बिकम्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। मिसाल के तौर पे, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज के जो है वो फार्मूला मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें एक सीएम, सीएम का मतलब क्या है? क्लॉज मार्कर। सीएम का मतलब क्लॉज मार्कर, उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट कंप्लीट मीनिंग्स इन आइसोलेशन। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अपना मतलब आइसोलेशन में मुकम्मल नहीं करेगी। इट हैज टू जॉइन इटसेल्फ विद सम अदर स्टेटमेंट, अदर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर एंड कंप्लीट। इसको अपना जो है मतलब मुकम्मल करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के साथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगाना पड़ेगा ताकि इसका मतलब जो है वो मुकम्मल हो जाए। और फिर जब ये किसी और सेंटेंस के साथ ज्वाइन करेगी, इट वुड बिकम ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्लॉज मार्कर ले लेता हूं, इनमें से कोई एक ले लें, ठीक है ना। इफ ही कम्स, फुल स्टॉप। अगर वो आता है, बात खत्म होगी। अगर वो आता है तो कहेगा फिर क्या होता है, बताना पड़ेगा फिर क्या होता है। इफ ही कम्स, आगे आप लिखते हैं आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये दो क्लॉजेस मेरे पास आ गई। ही इज ए सेपरेट सब्जेक्ट, आई इज ए सेपरेट सब्जेक्ट, लेकिन ये वाली क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट है। ये कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट है। दूसरी कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई क्लॉज मार्कर नहीं आया। इनमें से इसमें कोई क्लॉज मार्कर नहीं आया, सो देयरफॉर इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दोनों क्लॉजेस, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज ने मिलकर यहां से लेके यहां तक दे हैव मेड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब इसको क्लॉज नहीं कहना, ना 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 ना, अब ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं। सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, लेकिन क्लॉज में कोई और क्लॉज नहीं हो सकती। इसलिए ये जो टर्म क्लॉज है, विच आई हैव गॉट, कि सिंपल क्लॉज, जो आपकी एक सिंपल क्लॉज है, ठीक है ना,
इज इक्वल टू ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिंपल भी हो और कौन सी हो ये, इंडिपेंडेंट भी हो, तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस के तौर पे जो है ये फंक्शन करती है। सो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। ये वाली क्लॉज कौन सी है, ये वाली आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज अ डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। दे हैव मेड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। एक तो ये बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच समटाइम्स इज निग्लेक्टेड, वो ये है कि इफ यू पुट दिस डिपेंडेंट क्लॉज बिफोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा इज मैंडेटरी, कॉमा फिर आप मस्ट लगाएंगे। अगर आपने डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले लगा दिया तो फिर कॉमा लगाना मस्ट होगा। लेकिन अगर उलट लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं इस फिक्रे को कुछ यूं लिख दूं, मैं इस फिक्रे को कुछ यूं लिख देता हूं कि आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स, ठीक है, आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स। तो अब मैं कोई भी यहां पे कॉमा नहीं लगाऊंगा, उस कॉमे को जो है ये इफ ने जो है वो कंपेंसेट कर दिया, तो लिहाजा अब भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किया होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन आइदर केस वेदर यू प्लेस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रायर टू द अदर क्लास। तो ये आपने बात याद रखनी है। इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट ले लें, उनमें से आप जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि क्या दो डिपेंडेंट क्लॉजेज इकट्ठी आ सकती हैं? नो, दिस इज द आंसर कि दो डिपेंडेंट क्लॉजेज इकट्ठी कभी भी नहीं आ सकती। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन नॉट टेक प्लेस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत है, दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए दो कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर मैं यहां पे बाकी चीजें भी लिख देता हूं कि जो रूल्स हैं वो ये हैं कि अगर आपके पास दैट आ जाए और इफ मौजूद हो तो फिर हम दैट नहीं लगाएंगे। कल हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन की थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा दैट इफ ही वुड कम, दैट इफ ही वुड कम, द सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? देयर आर टू डिपेंडेंट क्लॉजेज। ये आपकी इंडिपेंडेंट है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट, और यहां से लेके यहां तक ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट। इट हैज गॉट टू क्लॉजेज। भयानक, इसके साथ कभी दैट नहीं आएगा। एक तो आस्क कर दिया, अब दैट की जरूरत नहीं, इफ ही वुड कम, नंबर वन। नंबर सेकेंड, अगर आपके पास दैट आ जाए और कोई WH वाला वर्ड भी आप साथ लगा दें तो ऐसी सूरत में दैट गायब हो जाएगा। या इफ आ जाए और उसके साथ WH वाला वर्ड आ जाए तो इफ भी आपका गायब हो जाएगा, फिर आपका इफ भी गायब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, आई आस्क्ड हिम, चूंकि सवाल जब भी करेंगे तो आस्क का ही वर्ड आएगा, इंक्वायर्ड कर लें दैट वेयर ही वॉज गोइंग, दैट वेयर ही वॉज गोइंग, मैंने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा था। अब ये आपका तो इंडिपेंडेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये तो आपकी एक क्लॉज होगी, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है। दैट वेयर ही वॉज गोइंग, WH वाला वर्ड आ जाए तो दैट भी नहीं आना, इफ भी नहीं आना, दैट खत्म हो गया। आई आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, इसका मतलब ये है कि यहां पे ये जो वे है, वेयर WH वाले जितने भी वर्ड्स हैं दे आर कॉल्ड रिलेटिव कंजंक्शंस, यानी कि WH वर्ड्स के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो ये जो WH वर्ड हैं ये क्या बन जाती हैं? दे बिकम रिलेटिव कंजंक्शंस। क्या बन जाएंगी? रिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये आपकी रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पर, बिकॉज दे रिलेट द टू क्लॉजेस। वैसे तो हर कंजंक्शन का यही काम होता है, तो इनके लिए जो नोमेनक्लेचर है वो है रिलेटिव कंजंक्शन, दैट नहीं आएगा। एक और फिक्र रखते हैं, आई इंक्वायर्ड हर, आई इंक्वायर्ड हर
इफ what her name was, गलत हो जाएगा। I inquired her what her name was। आसान सबसे तो यही है कि I inquired her name, मैंने उसका नाम के बारे में पूछा। तो अगर आप इलेबोरेट फॉर्म में लिखना चाहें I inquired her what her name was, तो if और what आपके इकट्ठे नहीं आएंगे। नंबर 1 ये आपने बात याद रखनी। नंबर 2 इनमें और भी कंजंक्शन है कि जो रिपीटेटिव नहीं हो सकती, जिनको हम रिपीट नहीं करेंगे, वो कौन कौन सी हैं, अब वो भी नोट कर लें। वंस अगेन ये जो आपकी सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन है, ये हमेशा मिलकर कौन सी क्लॉज बनाती हैं, कौन सा सेंटेंस बनाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि दीज कंजंक्शंस मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोबारा लिखो, मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी, ये एक अदद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है, यानी कि ये कंजंक्शन जो हैं ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसको बनाती है। मिसाल के तौर पे अब इनमें से ले लेते हैं। याद रखें जब भी आपके पास आ जाए इनमें से बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, तो ये वाली दो कंजंक्शन इकट्ठी नहीं आ सकती। ठीक है ना, मसलन एज जब आप लिखें तो इसके बाद सो नहीं आना, देयरफॉर नहीं आना। ठीक है ना, दैट इज वाई का जो एक्सप्रेशन है ये भी दैट्स वाई या दैट इज वाई ये भी नहीं आएगा जब आप एज लगाएंगे। सिर्फ एज ही नहीं, अगर आपका दिल करे तो फॉर अगर लगाएं तब भी नहीं, अगर आप सिंस लगाएं तब भी नहीं, और अगर बिकॉज लगाएं तब भी नहीं। ठीक है ना, अगर आप इसमें सिंस या बिकॉज लगाएं तब भी आप इनमें से बिकॉज का वर्ड अगर आप यूज करें फिर भी आप इनके बाद ये नहीं लगाएंगे। इस तरह सिंस का वर्ड यूज करें तो भी आप इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं लगाएंगे। एग्जांपल इसकी देखते हैं। एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो बीमार है वो नहीं आ सकता। आप दोनों में से एक काम करें, या तो आप ये कर लें कि एज खत्म कर दें, ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एज लगाना है, क्योंकि लगाना है, फिर आप सो ना लगाएं, दैट्स रॉन्ग। ठीक है ना, फिर आप सो का वर्ड जो है वो ना यूज करें, डू नॉट यूज सो, फिर जो है वो आप सो का वर्ड जो है वो यूज ना करें। एज ही इज इल ही कैन नॉट कम, तो ये आपका एक अदद स्टेटमेंट हो गया। ओके, एक और देखते हैं। सिंस he is a nice man, since he is a nice man, चूंकि वो nice man है, therefore people respect him, therefore the people respect him, गलत हो जाएगा, therefore the people respect him, इसलिए लोग उसका एहतराम करते हैं। द सेंटेंस इज रॉन्ग। जब आपने सिंस लिख लिया तो फिर या तो अगर आपने सिंस को खत्म करना है तो देयरफॉर से पहले आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अगर देयरफॉर से पहले या तो सेमीकोलन, अदरवाइज सबसे बेहतर है कि सिंस क्योंकि चूंकि का मतलब देता है। अब आपको देयरफॉर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट प्लेस कॉमा, और ये एक अदद जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कौन सा सेंटेंस बनेगा? इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप क्योंकि, ये चारों के बिकॉज, फॉर, एज, सिंस जो है किसका मतलब देती हैं, ये क्योंकि का मतलब देती हैं। जब भी आप ये क्योंकि का मतलब देंगे तो सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई जो है वो आप नहीं लिखेंगे, और इनके बाद आप हाउ एवर का वर्ड भी जो है वो नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं कि आपके जितने भी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं कि देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदलेस और नॉनदलेस जब आप यूज करते हैं तो दे आर कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब अगला आपका टॉपिक है कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब, इट इज ए कंजंक्टिव एडवर्ब। ये बेटा जी आपका कंजंक्टिव एडवर्ब है। कौन कौन से हैं, हम इनका नाम इधर लिख देते हैं। देयरफॉर, ठीक है जी, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, मीनवाइल,
ठीक है जी, ये आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो कॉमनली यूज होती है। पहली बात तो ये है कि अगर यहां पे भी एक आपका सेंटेंस है एक तरफ और यहां पर भी एक आपका सेंटेंस है, दो सेंटेंस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, इनमें दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि ये सेंटेंस का मुराद क्या होगा, दोनों आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपने इधर भी लिख ली, आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर भी लिख दी, इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो जब भी आप इनमें से कोई एक लगाएंगे, चाहे देयरफॉर लगाएं, चाहे हाउ एवर लगाएं, चाहे नेवरदलेस, नॉनदलेस, मीनवाइल, ठीक है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, सेमीकोलन, और इधर क्या लगाएंगे, कॉमा, और यहां पर आप कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएंगे। कॉलन गलत होगा, ठीक है ना, कॉमा भी अगर आप इधर लगाएंगे तो ये भी गलत, कॉमा इधर लगेगा, इधर सेमीकोलन। मिसाल के तौर पे, ही इज ए गुड स्टूडेंट, however he does not score good marks, लेकिन वो अच्छे नंबर हासिल नहीं करता। हाँ जी, क्या करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, सेमीकोलन, और यहां पे क्या लगाएंगे, कॉमा। आपके पास ऑप्शन है, आप इनको एलिप्टिकल कर दें, हाउ एवर कॉमे को मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट, he does not score good marks, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट। अब सिंपल सेमीकोलन लगा दें, लेकिन इस सेमीकोलन का मतलब यह है कि ये आपका एलिप्टिकल हो गया, थीटा साइन होता है, एलिप्सिस हो गया। आप सेमीकोलन से दो इंडिपेंडेंट फिगरों को जोड़ सकते हैं इफ दे आर सिमेंटिकली इंटररिलेटेड, चाहे वो कोरिलेशन है या कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी हालत में भी आप सेमीकोलन के साथ यू कैन ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, आप इन दोनों फिगरों को जो है वो इकट्ठा लिख सकते हैं सेमीकोलन के साथ भी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो याद रखिए, अब देयरफॉर से पहले क्या नहीं लगाना, यहां पर हमने किया था कि देयरफॉर से पहले आपका सिंस गलत होगा, सो गलत होगा, एज गलत होगा, फॉर गलत होगा, और बिकॉज जो है ये भी गलत होगा। देयरफॉर के साथ आपने, हाउ एवर के साथ अगर आपने लगाया तो येट गलत होगा, हाउ एवर के साथ बट जो है वो गलत होगा, और इस तरह ही कोई और इनके साथ कंजंक्शन नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन देयरफॉर, हाउ एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, मीनवाइल के साथ जो है आपकी किसी किस्म की कोई और कंजंक्शन जो है वो आप नहीं लगाएंगे, और हम इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब, इसको एक कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे। लेकिन जाते जाते एक और मैं बात बता दूं, अगर ये एक फिक्रे के दरमियान में आ जाएं तो आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इससे पहले कॉमा बाद में, अगर एक सेंटेंस इसमें से कोई एक ले लें, ही हाउएवर इज अ गुड स्टूडेंट, ही हाउएवर इज ए गुड स्टूडेंट, आपने इसको मिड में लिखा, तो अब जस्ट आपने इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हाउएवर से पहले आपने कॉमा लगा देना है और हाउ एवर के बाद आपने कॉमा लगा देना है। अगर आप शुरू में लगाएं तो सिंपल कॉमा, सेमीकोलन इनसे पहले आप उस वक्त लगाएंगे व्हेन दे आर प्लेस्ड बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ऐसा ना हो कि एक डिपेंडेंट हो और एक नो, बोथ शुड बी इंडिपेंडेंट। मिसाल के तौर पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाउ एवर ही इज ए गुड स्टूडेंट, हम वो एक अच्छा तालिब इल्म था। आप क्या करेंगे, हाउ एवर से पहले यू जस्ट प्लेस कॉमा, तो आपका मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो कंजंक्शन के हवाले से ये बातें आपने जो है वो अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हमने कंजंक्शन को यूज करना है, एक तो ये है कि आपकी ये जो आपके सामने कंजंक्शन मौजूद हैं ये रिपीट नहीं होती, इनमें से कोई एक कंजंक्शन एक वक्त में आ सकती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन इकट्ठे नहीं आ सकते। आइदर और नाइदर नॉर के हवाले से एक तो आपने बात को याद रखनी है। एक बात बिफोर आई एंड माय लेक्चर वो ये है
कि एंड को जब आप यूज करें उसमें एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप एंड जब एक दफा यूज करें और दूसरी दफा फिर एंड अगर आपको यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर आप एंड देन का वर्ड जो है वो यूज करें। मिसाल के तौर पे आपने एक दफा लिखा एंड, दूसरी दफा जब आप लिखेंगे तो फिर एंड देन लिखेंगे। ये तरतीब आपने याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल, शी ओपन्ड द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड वेंट इनसाइड, अंदर चली गई, एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग, एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग, और फिर उसने कुकिंग जो है वो शुरू कर दी। एंड देन शी स्टार्टेड कुकिंग, उसने दरवाजा खोला, पहली दफा आपने एंड लिखा, फंक्शन एक ही पर्सन का है, और जब आप उसका दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर आपने एंड देन का वर्ड जो है वो यूज करना है। दिस इज नंबर 1। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी कंजंक्शन हैं कि जिनको आपने किसी न किसी एडवर्ब के साथ यूज करना है। वो कौन कौन सी कंजंक्शन है? नाउ वी कम टू द कंजंक्शन व्हिच आर यूज्ड विद सर्टेन एडवर्ब्स, जो कि सर्टेन एडवर्ब के साथ यूज होंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो एक बात आप याद रखें कि जब हम कहते हैं कि हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, तो इसके साथ आपने हमेशा व्हेन यूज करना है। आपकी कंजंक्शन क्या आएगी? व्हेन। इसके साथ आपका देन बिल्कुल गलत होगा, देन बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? देन भी गलत होगा, देन भी गलत होगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात यह कि इसके अंदर अगर आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो इसके अंदर इंडेफिनिट यूज होगा, यानी कि इनके साथ आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट, और आमतौर पे पास्ट परफेक्ट है, और इसके बाद आपका कौन सा टेंस यूज होगा? इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। हाँ जी, ये कौन सा पोर्शन है? इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना? ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज कहलाएगी? डिपेंडेंट। एग्जांपल करते हैं। अब यहां पर है कि ही हैड हार्डली सीन द लाइन। हार्डली लिखना चाहें, स्केर्सली लिखना चाहें, बेयरली लिखना चाहें। ही हैड हार्डली seen the lion when he fainted. He had hardly seen the lion, comma, नहीं आएगा, शाबाश, when he fainted। और एक बात आपने ख्याल रखनी है कि इससे पहले कॉमा नहीं आएगा, when से पहले कॉमा नहीं आएगा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद लगाएं तो फिर कॉमा नहीं आएगा। तो दिस इट इज लेस इंटेंसिफाइड। आप इसको हार्डली को अगर शुरू में लिखें तो ये स्ट्रेस्ड होगा। मसलन आप कह सकते हैं कि हार्डली हैड ही सीन द लायन व्हेन ही फेंटेड। हार्डली हैड सीन द लायन व्हेन ही फेंटेड। तो उस वक्त वो बेहोश हो गया। दैट्स फाइन। एक तो ये है। नाउ इट इज एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना? ये आपका अब एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी कहलाएगा। अच्छा, अगर ये ऊपर जब लगा था तो उस वक्त इसका नाम क्या था? जब ये मिड में लगा था तो उस वक्त इसका नाम क्या था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर इसका नाम क्या था? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आपने शुरू में लगा दिया तो ये आपका बन जाएगा एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। इट इज लेस स्ट्रेस्ड। ये आपका सेंटेंस क्या है? लेस स्ट्रेस्ड है, यानी कि आप कोई खास, और ये वाला क्या बनाएगा? ये आपका स्ट्रेस्ड स्टेटमेंट बनाएगा। इट मेक्स द स्ट्रेस्ड स्टेटमेंट। तो ये आपका स्ट्रेस स्टेटमेंट बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अगला जो आपकी कंजंक्शन है, नेक्स्ट है कि अगर आप रेयरली यूज करें, मिस्टर चिप्स में से मैं स्टेटमेंट अभी आपको कोट करता हूं, तो फिर आप THAN देन यूज करें, फिर देन नहीं आएगा। बस इसके साथ आप व्हेन आपने नहीं यूज करना, मिस्टर चिप्स की एग्जांपल, और इसके साथ आपने देन नहीं यूज करना। पढ़ता हूं। रेयरली डिड ही रीड हाफ ऑफ द पेज। याद आ गया होगा। रेयरली डिड ही रीड हाफ
of the page, then the sleep, then the तो नहीं खैर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, then sleep came swiftly and peacefully. चले swiftly तक कर ले, ठीक है ना, swiftly. सिंपल एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी. यहां तक ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये आपकी कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट. और यहां से लेके यहां तक क्या है? डिपेंडेंट. पूरे का पूरा सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स. और पूरे का पूरा सेंटेंस क्या होगा? इट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इनके साथ आपने यूज करना. उसके बाद अब ये क्या है? डेफिनेटली ये जो देन है ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. देन कौन सी कंजंक्शन है? इट इज subordinating conjunction. It is subordinating conjunction. Simple. It is subordinating conjunction. और rarely क्या है? Adverb of intensity. ये क्या है? Adverb of intensity. It is an adverb of intensity. तो ये आपका adverb of intensity है. Next देखते हैं कि और कौन सी conjunction है, उसके साथ हमने क्या यूज करना है, किसके बारे में. We must be meticulous while decoding the sentence and pointing out the mistake. नेक्स्ट है आपके पास कि जब भी आप नो सूनर यूज करते हैं, बेस्ट एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, तो एच वी हेल्पिंग वर्ब आपका यहां पे आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका वर्ब आएगा. और यहां पे आप इसके साथ देन लिखेंगे और इसके बाद देन के बाद कोई ना कोई क्लॉज हो. लेकिन जैसे ही आप एज सून एज यूज करते हैं, अगर आप एज सून एज यूज करेंगे, ठीक है ना, आप एक सेंटेंस लिखेंगे, यहां पे कॉमा और फिर एक क्लॉज आएगी. मीनिंग सेम है लेकिन ये इंटेंसिव, ये लेस इंटेंसिफाइड, इट इज मोर इंटेंसिफाइड. फॉर एग्जांपल, नो सूनर हैड ही सीन द लाइन देन ही फेंटेड. डिड के साथ भी किया जा सकता है, हैड के साथ भी किया जा सकता है. यानी कि इसके अंदर पास्ट, इसके अंदर कोई भी परफेक्ट टेंस या कोई भी इंडेफिनिट टेंस जो है वो आप यूज कर सकते हैं. नो सूनर डिड ही सी द लायन then he fainted. जो ही उसने शेर देखा बेहोश हो गया. अब यहां पे then लिखना है. अगर आपने when लिखा मिस्टेक होगी, then लिखा मिस्टेक होगी, कॉमा लगाया तो मिस्टेक होगी. सिंपल then. और इससे पहले no comma at all, यहां पे कॉमा नहीं लगेगा. सिंपल then, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही है. लेकिन इसी फिक्रे को अगर आप as soon ऐसे करेंगे, as soon as he saw the line. अच्छा, इसमें चूंकि डिड शुरू में आ गया, आमतौर पे ये बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, वो सी की जगह पे ना सॉ लिख देते हैं, गलत हो जाएगा. जब डिड आ गया फिर तो सी रह जाएगा ना. as soon as he saw the lion then he fainted, गलत हो जाएगा. then he fainted गलत हो जाएगा. क्या गलती है जी इसमें? then नहीं आएगा, then नहीं आएगा. you are supposed to place just comma, फिर भी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा. अब आ जाते हैं ऑल्दो येट. ऑल्दो लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लें. अगर आप कॉमा लगाएं, फिर अगर ऑल्दो अगर आप लिखें और दो लिखें, आप कॉमा लगा के येट लिख सकते हैं. ये वाला प्रोसेस जो है ये आपके शार्प कंट्रास्ट के लिए है. किसके लिए है? शार्प कंट्रास्ट. जबकि ये शार्प कंट्रास्ट के लिए नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्ट्राडिक्शन है. नॉर्मल कॉन्ट्राडिक्शन, ये नॉर्मल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए है, ये शार्प कंट्रास्ट के लिए था. मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि ऑल्दो या दो कोई इसमें, ही इज इल कॉमा ही विल कम. ठीक है ना, वो आएगा. बीमार है वो आएगा. मैं भी आज जो है वो बुखार में पढ़ा रहा हूं तो कोई बात नहीं, चलता है. तो आप कहते हैं ऑल्दो ही इज इल कॉमा ही विल कम, इट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आप कोई येट लगा. हाँ, जो हराम है, हराम कबीरा, तौबा इस्तगफार, तौबा अल्लाह या अल्लाह माफ, वो बट नहीं आएगा. ऑल्दो और येट के साथ बट जो है वो नहीं आएगा बेटे, इसकी दूर दूर तक माफी नहीं. हाँ, अब आ जाए शार्प कंट्रास्ट के बाद. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ऑल्दो ही इज ए
बैड नेम, बुरा आदमी। येट पीपल लव हिम, येट द पीपल, अब ये पीपल भी कॉमन पीपल नहीं है, द पीपल है, खास लोग हैं कि बुरे आदमी को भी प्यार करते हैं। येट द पीपल लव हिम, लोग उसको। अब दिस इज शार्प कंट्रास्ट, तो फिर आपको ऑल दो के साथ येट लगाना पड़ेगा और येट से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका वो ये है कि जब भी आप वेदर लिखें तो उसके साथ आप और लिखते हैं, लेकिन जब आप इफ लिखें तो आप उसके साथ और कवर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, वेदर आर नॉट। ये बात आपने याद रखी कि जब भी आप वेदर लिखते हैं, ठीक है ना, वेदर, तो उसके साथ क्या लिखेंगे, आर नॉट। लेकिन अगर आप इफ लिखें तो इसके बाद आप जस्ट कॉमा लगाएंगे, इसके बाद आर नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फिक्र आता है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम आर नॉट, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम आर नॉट। ये बिल्कुल ठीक फिक्र है, राइट। इफ जब आप यूज करते हैं तो वो आमतौर पे नॉट वाला फिक्र आना है, ठीक है ना। आई वंडर इफ ही विल कम, आई वंडर इज मीनिंग सेम है, आई वंडर इफ ही विल कम, आई वंडर इफ ही विल कम। अब आपने इसके बाद और कवर्ड नहीं लगाना, आई वंडर इफ ही विल कम, आई वंडर इफ ही विल कम। तो ये आपके स्टूडेंट्स कंजंक्शन के रूल्स थे और आपने इन्हीं रूल को ऑब्जर्व करना है। कॉमनली ये रूल जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और इसमें एक चीज़ छोटी सी है, एक तो ये कंजंक्शन के हवाले से था, एक छोटा सा पॉइंट और आपने याद रखना है कि जब भी हम ये एज और एज का इस्तेमाल करते हैं तो आप याद रखा करें कि एज प्लस कोई भी आपका एडजेक्टिव आ जाए या कोई आपका एडवर्ब आ जाए और एज, ये 100% आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करें। लेकिन कंजंक्शन के तौर पे एज या सो, आमतौर पे नेगेटिव के लिए सो सबसे बेहतर है, लेकिन माइकल स्वान के मुताबिक, ठीक है ना, प्रैक्टिकल इंग्लिश, वो कहते हैं कि आप एज भी लिख लिया करें। सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब आप यूज करेंगे एज के साथ, और ये आपके नेगेटिव फिक्रे के लिए आएगा। फर्स्ट डिग्री यूज करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की यूज करेंगे। इसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे, हमेशा फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपने यूज करनी है। आपने इसके साथ सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ही इज एज ब्रेव, ही इज नॉट एज ब्रेव एज लाइन, गलत हो जाएगा। he is so brave as a lion, गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव फिक्र में क्या आना था, as brave as a lion। पॉजिटिव में so नहीं आना, पॉजिटिव में as brave as, और ये ब्रेवर नहीं आएगा। मसलन अगर आप ये लिखेंगे ना ब्रेवर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो कंपैरिजन करने के लिए मौजूद है, तो फिर आपको ब्रेवर लिखने की क्या जरूरत है, तो लिहाजा ये आपने बात याद रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने एक बात याद रखनी है, नेगेटिव में आप करना है, ही इज नॉट सो ब्रेव एज अ लायन, ये ठीक है, ही इज नॉट सो ब्रेव एज अ लायन, ही इज नॉट सो ब्रेव एज अ लायन, कि वो इतना बहादुर नहीं, कि ये एक जो है वो चीज आपके ज़हन में आ गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजंक्शन। ये जो रूल मैंने आपके साथ जिक्र किया है, यही रूल जो हैं ये कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं, एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत एनलाइटनिंग होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10 चैप्टर्स ऑफ मिस्टर चिप्स। ये इसके अंदर जो प्रपोजिशन है उसके हवाले से आपकी डिस्कशन है। पेज है आपका 247, पेज नंबर 247। तो 10 चैप्टर जो हैं उनके हम आज एक्सरसाइज करेंगे बुक 4 मिस्टर चिप्स की। तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट है, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, चार्ली ऑप्शन। Once again, I tell you page 247. So statement number 1, when you are getting on in years, Charlie option. Question number 2, Chips would sing out, Beta option. बुलंद आवाज से बोल पड़ता। Question number 3, when you are getting on in year, it is nice to sit by the fire, Delta option. Question number 3 में by the fire, Delta option.
Question 4. Chips always wound up the clock after the last bell. Beta option. Wound up the clock after the last bell. Question number 4. Beta option. But when Chips had a cold and when east winds roared over Fenlands. Charlie option. Wind over the Fenlands. Charlie option. Question number 6. He must have been ill then. Poor chap. For he died during summer vacation. Delta option. Question number 7. When your enthusiasm, give your enthusiasm to Brookfield, and Brookfield will give you something in return. Alpha option. Question number 8. Big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him. Beta option. Number 9. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. Beta option. दीवार के साथ by the wall. 10. The waves of humor and sadness swept over him. Charlie option. Swept over him. Charlie option. Chapter number 2. Across the road behind the rampart of ancient Alps. Alpha option. Question number 2. A group of 18th century buildings centered upon a quadrangle. Delta option. Question number 3. The school went up and down, dwindling almost to non-existence at one time. Delta option. Question number 4. Page number 248 pe. It was during one of these later periods in the reign of the first George. जो आपके पास ऑप्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट reign of George 1 आना चाहिए, लेकिन चूंकि ड्यूरिंग का इसमें ऑप्शन नहीं है तो इन द reign आप कर लें अल्फा ऑप्शन. वैसे तो ड्यूरिंग द reign ज्यादा बेहतर वर्ड है, लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है. Question 5. He had been in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. Charlie option. Question number 6. His degree, for instance, was not particularly good, and his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. Beta option. Question 7. Recognize that the odds were heavily against. Alpha option. Question 8. At 50, he was the dean of the staff. Delta option. When he turned 65, he retired and was presented with. Delta option. 10. A decent career, decently close. 3 cheers for the old chap. Beta option. 3 cheers for the old chap. Chapter number 3, page 248. Question 1, chapter 3. He liked, if the weather were mild enough, to stroll across. Charlie option. The playing field. Stroll across the playing field. Question 2. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him. Beta option. Question 3. He liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps off him. ठीक है ना? Touch their caps off him. या टू कर दें तो ज्यादा. Beta option. Touch their caps to him. Touch their caps to him. Beta option. 4. He made a special point of getting to know. Alpha option. Nearly everything had come out of. Alpha option. He always ordered a walnut cake with pink icing. Charlie option. Mrs. Wickett, when she entered his room to clear away. Delta option. His pension was adequate and there was a little money saved up beside. Charlie option. There was also a bottom shelf piled up. Beta option. It was so long ago that none of the staff. Delta option. Chapter 4, page 249. There came to him, stirred by. Charlie option. Stirred by the warmth of fire and gentle aroma. Question number 2. He noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking ledge. Alpha option. क्योंकि उस जगह से खड़ी है. The new woman of 19s filled him with horror. Alpha option.
There was the new craze for bicycling which was being taken up. Delta option. She considered herself responsible for. Question number 5 में beta option responsible for. Question 6. She was governess out of a job. Delta option. Question 7. He used to hobble with sticks. Alpha option. He had gentle and quiet manner because his opinions dated back आना चाहिए था, लेकिन अब जो गिवन ऑप्शन है उसमें आप लिख लें डेटेड बैक वैसे ज्यादा सुटेबल था. डेटेड फ्रॉम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s. अल्फा ऑप्शन. They were married in London. Delta option. Her friend went away. 10. Alpha option. Chapter 5. Page 250. He used to look down at his feet. Delta option. Look down. Delta option. Question number 1 में chapter 5 के. Chapter 5 का question 2. I do love you for saying simple things. Alpha option. She had no parents and was married from the house of an aunt in Ailing. Alpha option. Question 4. He had for some reason been afflicted with. Alpha option. Afflicted with an acute desire. Alpha option. He had been rather serious about it. Alpha option. Chapter 6, page 250. She was immensely popular with. Alpha option. Question number 2. The same lesson year after year had formed a groove into which. Charlie option. The one thing he had always had, a sense of humor, blossomed with a sudden richness. Charlie option. And Kathy broadened his views and opinions, also giving him an outlook far beyond. Charlie option. Question 4, Charlie option, beyond. Question 5. Her young idealism worked upon maturity to produce an amalgam. Alpha option. Question number 6. It was Catherine who suggested that a team from Mission should come up to Brookfield. It is beta option. Question 7. You can't satisfy your conscience by writing a check for. Question number 7 beta. Check for a few guineas. इसको guineas pronounce करेंगे. Question 8. Chip saw them off. Delta option. 8 का delta option. They took back with them also the memory of a charming woman. Charlie option. Chips gave him tea and chatted with him. Question number 10 का beta option. Chapter 7, page 251. Catherine furred and muffed for the December house matches. Alpha option. Having all these hundred of boys scooped up. Delta option. इकट्ठे जमा कर देना. He was always at the mercy of. Beta option. Question 3 beta option. I can think of any reason to let them off. छुट्टी देना. Alpha option. Question 4. But she had always pleaded for leniency. Delta option. Question number 6. What a host of little incidents all buried in the past. Delta option. Question number 7. The last trace of it had vanished from human memory. Alpha option. Question number 8. It had been like that with other incidents for centuries. Charlie option. Question number 9. He was soon brought up against difficulties. Delta option. Question number 10. There he was, dreaming again before the fire, dreaming of times. Beta option. Dreaming of times. Beta option. Page 252 and chapter number 8. There was always in his mind. Alpha option. He had paced through Brookfield village. Beta option. किसी गली बाजार से गुजरना. Beta option. Through. Question number 3. Young Faulkner had met him there in the lane. Alpha option. You can go to blazes. Delta option. Question number 4 में. Question number 5. He nodded
and stumbled on, आगे बढ़ता चला गया. क्वेश्चन नंबर 5 में बीटा ऑप्शन, stumbled on. Question number 6. He took his fourth form as usual after call over, setting them grammar to learn by heart, while he himself stayed at his desk. Question number 6 के अंदर चार्ली ऑप्शन, stayed at his desk. Question number 7. They were all addressed to him by name, alpha option. Question 7 में alpha. He thought in a distant way, alpha option. Question 9. The incident gave hardly an impact upon, delta option. They had died on the same day, alpha option. Chapter 9. The work gave him something to do, filled. अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में filled का up, बीटा ऑप्शन. क्वेश्चन 2. After the first stupor of, alpha option. After the first stupor of grief, alpha option. Actually, too, his hair had been graying for years, Charlie option. Last I heard of him, delta option. With the new century, they are settled upon. Question number 5 ka Charlie, upon. Question number 6. He held the school list, a long sheet curling over a board, and each boy as he passed spoke his name for chips to verify and then tick off. Charlie option. 7. The strange randomness of the world, delta option. She had let him with the calmness and the poise that accorded well. Question number 8 में आपका बन जाएगा alpha option, with, that accorded well with his own inward emotion. Question number 9. He did not care for either of them, beta option. Question 9, beta option. And 10. The head standing with them, delta option. The head standing with them, delta option. Chapter 10. In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and held office for decades, died suddenly from pneumonia. Alpha option. आपकी बुक में from pneumonia लिखा है, लेकिन ग्रामर के रूल के मुताबिक है कि बीमारी से मरना ऑफ है, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, डाइड ऑफ. लेकिन चूंकि आपके अब चिप्स के बुक के अंदर एक प्रेसिडेंट मौजूद है, डाइड फ्रॉम निमोनिया, तो अब आप फ्रॉम निमोनिया याद रखेंगे, यही एक स्टेटमेंट है. अदरवाइज बीमारी से मरना ऑफ होता है, बट हम यहाँ पे अल्फा करेंगे. They brought in a mere youngster of 37, glittering with first and blues, alpha option, जिससे बहुत तमगे हासिल किए थे. Question 3. Question number 2 में glittering with alpha option. Question 3. There will be no school this afternoon, but service will be held in chapel at 4:30. It is beta option. The railway men were on strike, delta option. उसके बाद whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, he had faith in England, delta option. Brookfield 5 का delta option in. 6. Brookfield as a place whose ultimate worth depended on whether she fitted herself into the English scene with dignity. Question number 6, Charlie option, with dignity. Question 7, he had been left a vision that grew clearer with each year. Charlie option. Question 7 may be with Charlie option. Question 8, next morning it was noised around school that the Grayson's father had sailed. और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बनेगा चार्ली, sail on the Titanic, समुद्री सफर पर रवाना होना, चार्ली ऑप्शन, sail on. Question 9, Grayson was excused lesson for a whole day. The school centered emotionally upon, Charlie option. 9 में Charlie option. 10, Chips shook hands with the boy, Charlie option. Shook hand with the boy, Charlie option. तो इस in this way, वैसे तो सारे आंसर आपकी बुक में लिखे हुए थे प्रेपोजिशन के, लेकिन फिर भी एक जो आपको सुनकर जो एक इंपैक्ट होता है, सेटिस्फैक्शन होती है और एक फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाती है, वो मैंने कर दी. थैंक यू वेरी मच. ये आपका जो तीसरा लेक्चर है उसका एक पोर्शन था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया. टेस्ट कोड E12 जिसमें आपका पैरेललिज्म, कंजंक्शन, इनडायरेक्ट नरेशन और मिस्टर चिप्स के 10 चैप्टर हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट, देयर वाज नो ह्यूमर इन द प्रिंसिपल्स फेस एज शी वाज सोलमली टॉक.
कैसे पता चला कि solemnly आएगा, संजीदगी से आएगा? क्योंकि no humor on her face, तो इसलिए हमने अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट किया। बाकी अल्फाज के मतलब imperceptibly, कि जिसका अदराक ना किया जा सके, जिसके होने को ऑब्जर्व ना किया जा सके, टेंटेटिवली आर्जी तौर पर एंड कॉमिकली मजाहिया तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो अल्फा ऑप्शन सोलमली यानी कि संजीदगी से जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें जो क्लू मिला वो कहां से मिला? नो ह्यूमर ऑन प्रिंसिपल्स फेस। जारी बात है कि जिस शख्स के चेहरे पर कोई ह्यूमर नहीं होगा वो सोलम होगा। उसके बाद 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड एंड पुट ऑल योर एनर्जीज टू गेट योर एम यू आर अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। हमने पढ़ा था कि एंड के साथ जो है वो आपके हमेशा जो है वो सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। जब आपने कहा स्ट्रॉन्ग तो फिर उसके साथ आप स्टेबल को यूज करेंगे, बीटा ऑप्शन। बाकी अल्फाज के मायने भी सुन लें। अल्फा में रेजोनेंट गूंजने वाला, स्ट्रिंग रस्सी को या रस्सी में किसी को परोना, और रेग्रेटफुल अफसोस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है स्टेटमेंट है डैश ऑफ द गार्डन्स ऑफ लाहौर कैन बी रेस्टोर्ड इफ प्रॉपर रिसोर्सेज आर स्पेंड, ठीक है ना। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। एक तो ये है कि स्प्लेंडर, शान शौकत, शफल्ड पलटना, टेंटेटिव, आर्जी और इडियट बेवकूफ। तो ऑब्वियसली आपका अल्फा ऑप्शन कि स्प्लेंडर ऑफ गार्डन्स जो है वो वापस आ सकती है अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और प्रॉपर रिसोर्सेज यूज किए जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉफ्टवेयर लेट्स यू डैश ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स आर एल्बम्स विद अ सिंगल क्लिक। तो जारी बात है कि सॉफ्टवेयर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो शफल कर देगा, डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन 4 में। स्टंट करतब दिखाना, सेल्ड समुद्री सफर पे जाना, सॉन्टर्ड अकड़ कर चलना, इतरा कर चलना। क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन डेल्टा शफल पलटना, तरतीब चेंज कर देना। क्वेश्चन 5, you can easily recognize the bird in talk as it is dash brown spots। जिसके ब्राउन स्पॉट होंगे वो स्पेकल्ड होगा, धब्बे लगे हुए थे, अल्फा राइट ऑप्शन। स्पेकल्ड विद ब्राउन स्पॉट्स, स्पेकल विद, क्योंकि विद जो है दैट शोज द फिजिकल रिलेशन, तो धब्बे जो है वो उसके फिजिकल पर थे, तो डेफिनेट मतलब फिजिकल एरिया में थे, तो अल्फा ऑप्शन। सैग्ड ऑफ आमतौर पे किसी चीज को खत्म कर देना, बांध कर ले जाना। टिंज्ड कलर देना, टच देना, तासुर देना, टिंज्ड उसके मायनों में है, और खत्म कर देना का मायना भी सैग्ड ऑफ के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज पनिश्ड व्हेन द टीचर केम टू नो दैट ही वॉज सैग्ड ऑफ। स्कूल से भाग गया, ठीक है ना, सैग्ड ऑफ स्कूल से भाग गया। और सैग्ड ऑफ के और बहुत से मीनिंग भी हैं जिनमें स्कूल से भाग जाना सैग्ड ऑफ का ये मीनिंग है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हम सैग्ड ऑफ की सिलेक्शन करेंगे वो इसके इस मीनिंग से करेंगे कि स्कूल से भाग जाना, जी चुराना, डेल्टा ऑप्शन। पास हो जाना, सेल समुद्री सफर पर जाना, और रेग्रेटेड अफसोस का इजहार करना। क्वेश्चन 7, ही सॉन्टर्ड एमलेसली ऑन द मॉल रोड। जाहिर बात सड़क पर आप चहलकदमी करेंगे, आपका चार्ली राइट ऑप्शन है क्वेश्चन 7 में। बाकियों के अल्फा मीनिंग सुने, स्कलेंट जूसी, जिसमें वाटरमेलन तरबूज है, स्कलेंट है। फ्रिंज्ड झालर लगाना, ब्यूटीफाई करना, और उसके बाद है स्वाम्ड इकट्ठे होना, जमा होना। तो 7 में राइट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन 8, लाहौर कलंदर डैश टू विक्ट्री इन द फाइनल, सेल्ड ऑन टू विक्ट्री इन द फाइनल। कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे बैरी जहाज जाते जाते अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, तो वो भी आहिस्ता खेलते खेलते दे सेल्ड ऑन टू देयर विक्ट्री। यहां पर इसका मेटाफोरिकली जो है इस्तेमाल किया गया है, यानी यहां पे सेल्ड ऑन बिल्कुल आपने इसको मुहावराती तौर पे, इस्ताराती तौर पे इस्तेमाल किया है, तो डेल्टा ऑप्शन। टैकल्ड निपटना, अर्ज्ड मोटिवेट करना, अनप्रोवोक्ड जिसको गुस्सा न चढ़ाया गया हो, सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद 9, she believed that the woman ought to be admitted to the universities। ये आपके मिस्टर में से स्टेटमेंट ली गई है। admitted to आता है किसी इंस्टीट्यूट में, और admitted in हॉस्पिटल के लिए आता है, तो राइट ऑप्शन अल्फा। बाकी अल्फाज के जो प्रेपोजिशन है इन, ऑन, फॉर, वो इसके लिए इस लाइन के लिए सुटेबल नहीं है। 10, the idea was so revolutionary that from anyone but Catherine it could not have survived its first forestry reception। उसकी वजह यह कि एक आइडिया ना, तो इट्स इसके लिए जो है वो हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, राइट ऑप्शन अल्फा। हिज, हर और देयर जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाएं। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मदर वॉज वेरी बिजी गैदरिंग द लॉन्ड्री, डस्टिंग द फर्नीचर एंड वॉशिंग द डिशेस। पैरेलल स्ट्रक्चर का बेटे हमने ख्याल रखना है, आपके सारे वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म में आएंगे। अगर आप बीटा देखें तो उसमें टू गैदर की गलती है, अगर आप इसमें चार्ली देखें तो टू वॉश की गलती है,
और अगर डेल्टा को देखें तो इसमें जो गलती है कि मदर वॉज बिजी गैदरिंग द लॉन्ड्री डस्टिंग द फर्नीचर्स लिखा हुआ है, जबकि फर्नीचर की जमा नहीं होती। फर्नीचर, लगेज, बैगेज, पैकेज, इनकी हम जमा नहीं करते। तो राइट ऑप्शन अल्फा। 12 को देखते हैं, चार्ली राइट ऑप्शन। She had scarcely finished her task when the bell rang for the next lecture. तो राइट ऑप्शन आपका चार्ली होगा। अल्फा क्यों गलत है? चूंकि उसमें scarcely के साथ लिखा है while the bell। scarcely, hardly और barely के साथ when कंजंक्शन हम यूज करते हैं, तो लिहाजा while की गलती है। बीटा में भी while की गलती है, और जो डेल्टा है उसमें THEN देन लिखा है, इट इज रॉन्ग। सो scarcely के साथ when आएगा, जो कि चार्ली में मौजूद है। 12 ऑप्शन का आंसर चार्ली। Question 13, delta is right option. Most of the girls are doing their post graduation so that they may get good husbands. कि ज्यादातर वो MA MSc इसलिए करती हैं ताकि उनको अच्छे खामंद मिल जाएं, तो डिग्री का मकसद ये था। तो अल्फा जो है उसमें हम देखते हैं कि क्या गलती है कि most of the girls doing their post graduation because they may get। अब बिकॉज का मे के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि वो अच्छे खामंद हासिल करती हैं तो इसलिए वो MA करती नहीं, पहले वो MA करती फिर खामंद मिलते हैं, तो बिकॉज यहां पर नहीं आएगा। उसके बाद जो दूसरा है सिंस भी गलत है और देयरफॉर भी गलत है। और देयरफॉर आप सबको पता है कि जब हम दो सेंटेंसेस के दरमियान लगाते हैं तो देयरफॉर से पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा लगाना चाहिए, तो इसलिए इसमें पंक्चुएशन मिस्टेक भी एग्जिस्ट करती है। सो द राइट ऑप्शन 13 डेल्टा। 14 चार्ली इज राइट ऑप्शन। They tried to win the match deceptively that resulted in both failing or destroying their future। बिल्कुल ठीक है, आप दो ऑप्शन बयान करेंगे, या नाकाम हो जाएंगे या उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट ऑप्शन चार्ली। एंड नहीं आएगा, फेलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर नहीं होगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी। और एज वेल एज भी आप ना लगाएं, क्योंकि दे ट्राइड है ना, तो जब आप ट्राई करते हैं तो उसमें कोई एक चीज होगी। व्हेन यू ट्राई, तो इसलिए हमने और की जो है, वैसे तो वो आप कह सकते हैं कि फेल भी हो जाएंगे और नाकाम भी हो जाएंगे, लेकिन जब फेल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन आप चार्ली जो है वो कर लें। और डेल्टा में दे ट्राई टू विन द मैच डिसेप्टिवली दैट रिजल्टेड इन बोथ फेलिंग आल्सो एंड डिस्ट्रॉय। दो कंजंक्शन तो यहां पर जरूरत ही नहीं थी, डबल कंजंक्शन की वजह से आपका डेल्टा ऑप्शन गलत है। फेलिंग आर डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर, बिकॉज व्हेन यू टॉक ऑफ ट्राइंग, फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक, जब आप लोगों को ऑप्शन देते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी आर कॉफी कहते हैं, आप कभी नहीं कहते वुड यू लाइक टू टेक टी एंड कॉफी, तो कहते दोनों ले आओ। तो लिहाजा जब भी ऑप्शन होता है जिसमें कोई ट्राई हो या आप ऑप्शन दे रहे हो तो उसमें और आना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप डिसीजन करते हैं कि और आना है या एंड आना है। तो ये ट्राई की वजह से हमने और को सिलेक्ट किया, चार्ली ऑप्शन। 15 शी आस्क्ड वेदर आई कुड सी हर एट द स्टेशन नेक्स्ट डे। उसने पूछा, जब भी पूछने की बात करेंगे तो बेटे वेदर आएगा या इफ आएगा, लेकिन जब आप वेदर लिख देते तो दैट उसके साथ नहीं लगाना, वेदर के साथ कोई और कंजंक्शन नहीं लगानी। फॉर एग्जांपल चार्ली में वेदर के साथ दैट की गलती है, बीटा में वेदर और इफ इकट्ठे लिखे, दोनों में से एक लिखना चाहिए था। और जो अल्फा है उसमें वेदर तो ठीक लिखा है, लेकिन वेदर के बाद फिर आपको सवालिया फिक्रा नहीं लिखना चाहिए, पॉजिटिव फिक्रा लिखना चाहिए, यानी कि कुड जो था वो आई के बाद लिखना चाहिए था। सो देयरफॉर आपका राइट ऑप्शन जो है वो 15 के अंदर डेल्टा है। 16 में राइट ऑप्शन आपका अल्फा होगा। शी सेड इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड हैव लर्नड फ्रेंच। अब यहां पे क्वेश्चन नहीं है, आपका कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस वाले इफ को देख के आपने उसको आस्क्ड में नहीं कन्वर्ट करना। हाँ, अगर दूसरा फिक्रा ना होता ही वुड हैव लर्नड फ्रेंच, ये वाला फिक्रा ना होता, फिर आप कह सकते थे कि ही आस्क्ड इफ ही हैड मोर टाइम, ठीक है ना, फिर ठीक था। लेकिन अब चूंकि कॉमा के बाद आपने एक थर्ड कंडीशनल हैड और वुड हैव वाला लिखा है, तो अब आस्क नहीं आएगा, सेड आएगा। देयरफॉर अल्फा इज राइट ऑप्शन। बीटा में बेटा जी दैट और इफ इकट्ठे आ गए, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और चार्ली में ही सेड इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड लर्न। अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला जो फिक्रा उसमें हैड, इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड लर्न इंग्लिश, तो इफ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये सवाल नहीं आप पूछ रहे, आप तो एक कंडीशन बयान करें, तो यहां पे आपका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो आना चाहिए था चार्ली। एक बात। दूसरी ये बात है कि हम चार्ली में ये इफ के साथ इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड लर्न फ्रेंच लिख सकते थे अगर सेड की बजाय से होता। ही सेज इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड लर्न, वो कहता है कि अगर उसके पास वक्त हो तो वो फ्रेंच सीख ले। जब आप कहते हैं उसने कहा कि अगर उसके पास वक्त होता तो वो सीख लेता, जब होता और सीख लेता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब माजी की बात हो रही है।
इसलिए हमने जो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा सेलेक्ट किया है। जबकि चार्ली में अगर सेड की बजाय से होता तो फिर आपका बाकी फिक्रा ठीक था, क्योंकि आपका जो सेकंड कंडीशन है वो गुजरे हुए वक्त नहीं बल्कि एक आने वाले वक्त के बारे में या एक करंट सपोजिशन के बारे में बात करता है। तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका डेल्टा में जो सबसे बड़ी गलती है वो क्या है कि ही टोल्ड। अब टोल्ड आप जब तक ऑब्जेक्ट ना लिखें टोल्ड ना लिखें, बिकॉज टोल्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 17 डेल्टा इज राइट ऑप्शन। शी फॉरबेड अस, मना किया, टू टेक पार्ट इन अननेसेसरी एक्टिविटीज दैट माइट वेस्ट आवर टाइम। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अब बाकी में आप देखिए कि क्या गलतियां हो सकती हैं। जब भी आप फॉरबिड, स्टॉप, इंपीड, चेक का वर्ड लिखें तो नॉट ना लिखें, अल्फा में नॉट लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। उसके बाद बीटा में शी फॉरबिड्स अस टू टेक पार्ट इन अननेसेसरी एक्टिविटी, तो दैट में आना चाहिए था, फिर माइट नहीं आना चाहिए था, और माइट के बाद डायरेक्ट वेस्टेड नहीं आता, वेस्ट आना चाहिए था, तो माइट की गलती और वेस्टेड की गलती है बी में। सी में है शी फॉरबिड अस टू टेक पार्ट इन अननेसेसरी एक्टिविटीज, बाद में लिखा हुआ है। जब आपने पहले फॉरबिड लिखा तो फिर बाद में माइट आना चाहिए था, चार्ली में मे की गलती है। राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। 18 में आपका राइट ऑप्शन डेल्टा है। ईच parliamentarian agrees to make such a law as, क्योंकि he deems necessary for the people। बिल्कुल ठीक है, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अब यहां पे आपके पास जो चेंजेस आई हैं, चार्ली में whom की गलती, बीटा में who की गलती और अल्फा में that की गलती, क्योंकि यहां पर हम क्योंकि का मतलब देना चाहते हैं डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन 19 में अल्फा राइट ऑप्शन। कासिम स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग, ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। नॉट ओनली के बाद कमिंग है तो बट आल्सो के बाद गोइंग है। दिस पैरेलल स्ट्रक्चर शुड बी ऑब्जर्व्ड इन द रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं कहां पे नहीं हुआ। बीटा में देखें कासिम नॉट ओनली स्टॉप्ड है तो उसमें बट आल्सो के बाद भी जो है वो ईडी वाली फॉर्म आनी चाहिए थी, उसमें गोइंग है, ये गलती हो गई। उसके बाद चार्ली में जब आपने नॉट ओनली शुरू में लिखा तो एक तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाना चाहिए था, इसकी गलती हो जाएगी। कि नॉट ओनली कासिम स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग, यहां पर भी स्टॉप्ड और गोइंग की गलती है। डेल्टा में नॉट ओनली के बाद अगर आपने स्टॉप लिखा तो बट आल्सो के बाद भी आपको वर्ब लिखना चाहिए था, लेकिन डेल्टा में बट आल्सो के बाद एक पूरा स्टेटमेंट है, देयरफॉर इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 20 चार्ली राइट ऑप्शन। द प्ले हैज अ ह्यूमर, अ हैप्पी एंडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ इन द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। राइट ऑप्शन चार्ली। अब देखते हैं कि अल्फा क्यों गलत हुआ। अल्फा को पढ़ते हैं, द प्ले हैज अ ह्यूमर, अ हैप्पी एंडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ ऑन की गलती है, ठीक है जी। बीटा को देखते हैं, द प्ले हैज ह्यूमर लिखा हुआ है, हैज अ ह्यूमर आना चाहिए था। डेल्टा में द प्ले हैज अ ह्यूमर, अ हैप्पी एंडिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ, ओवर की गलती है, तो इसमें प्रेपोजिशन ओवर की गलती थी। तो राइट ऑप्शन 20th के अंदर आपका चार्ली होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला स्पॉट द एरर वाला ऑप्शन आ जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्केर्स लिखेंगे हमें व्हेन लिखना चाहिए। 21 में चार्ली ऑप्शन की गलती, व्हेन आना चाहिए था। इसके बाद फिर आप देखिए 22 हार्डली, जब आप फिक्रे के शुरू में लिखें तो हैड हामिद से पहले आना चाहिए था, ये एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है। अल्फा ऑप्शन आपका 22 में मिस्टेक है, इसमें हैड हामिद से पहले लिखेंगे। 23 में नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, जब भी नो सूनर डिड यूज करें, मैंने आपको बताया था, तो क्या यूज करना है, THAN, देन, तो बीटा ऑप्शन आपका मिस्टेक है, देन आना चाहिए था। 24 इन हर आर्ट क्लास अम्ब्रीन वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ टू पेंट sketches using dark colors and molding sculptures। अब मसला यह है कि बाकियों में आपने यूजिंग माउल्डिंग का है तो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग आना था, बीटा ऑप्शन। इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, यूजिंग, माउल्डिंग, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन 25 फॉर आसमा टू चेंज हर ईमेल सेटिंग्स शी हैड टू लॉग इन, चूज सेटिंग एंड देन क्लिकिंग ऑन, डेल्टा ऑप्शन पैरेलल स्ट्रक्चर ING आना था। 26 he asked me curiously where I had been roaming, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आई के बाद आएगा, बीटा ऑप्शन। 27 after that he sat down and wrote out a prescription, folded it up and
gave it to me, डेल्टा ऑप्शन, चूंकि पहले पास्ट है तो बाद में भी पास्ट आना चाहिए था, पैरेलल स्ट्रक्चर, डेल्टा ऑप्शन। 28, the grassland, cotton fields, moorland and white clouds above all pass by quickly and swiftly, क्योंकि हमें यहां पर एडवर्ब की जरूरत है, pass by quickly and swiftly, डेल्टा ऑप्शन। 29, big hall of lusty barbarians were ready to pounce upon him, ये आपका on या upon दोनों सही है, चार्ली ऑप्शन। 29 on upon। 30, mostly however it turned out merchants, manufacturers जमा आएगा and professional men, क्योंकि merchants हैं, professional men है, तो ये भी manufacturers आएगा, चार्ली ऑप्शन। So this was all about your E12. Thank you very much.